कभी आया ऐसा समय कि लगा कि यार टफ है, मेरा रैंक आया कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ डाउट हुआ अपने आप पे, जो है कभी ऐसा फील किया जाए क्या? क्या एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है, आपकी तरह बन सकता है? क्योंकि ये वीडियो एक टॉपर भी देख रहा होगा और एक एवरेज बच्चा भी देख रहा होगा, और जब कोई देखता है ना किसी को, तो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। तो क्या एक एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है, और अगर बनना चाहे तो कैसे? ये बताइए, आप एक बच्चों को जब जेईई की तैयारी कर रहा है तो उसे कितना टाइम देना चाहिए फॉर सेल्फ स्टडी, कोचिंग के अलावा? और सिंस कुछ कोचिंग होती है, कोचिंग में ही बहुत टाइम लेती है, तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करके बच्चों को बता पाएंगे, अकॉर्डिंग टू यू बच्चों को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कोई कोचिंग क्लासेस, या सेल्फ स्टडी भी करके कर सकता है? तो देखिए, जो कोचिंग क्लास सिलेक्ट करने होता है उसमें रिलाइंग जस्ट बिकॉज किसने ज़्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस किए उस कोचिंग को मैं ज्वाइन करूँगा, इट इज़ कम्प्लीटली अ वेरी बैड आइडिया। मतलब दिस इज नॉट गोना वर्क। तो एक क्वेश्चन पे कितने टाइम देना चाहिए, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। तो कैसे आप टाइम करते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ विथ सियाराम कुमार। इस शो में हम लोग गेस्ट की पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मैक्सिमम बच्चे अपने पड़ोसी को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर आईआईटी की तैयारी करना शुरू कर देते। उनको सही डिसीजन नहीं पता होता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, राइट गाइडेंस नहीं पता होता है। जब हम कोचिंग में जाते हैं एडमिशन के समय, तो कोचिंग अपने फ़ायदे के अनुसार से अलग अलग डिफरेंट टाइप से सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हमने आज ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे गेस्ट को इनवाइट किया है, सानिध्या सराफ, जिन्होंने जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में AIR 31 लाया है। तो हम लोग उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यार जेईई एडवांस की तैयारी रियल में कैसे करते हैं, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। सो हेलो सानिध्या, हेलो सर, वेलकम टू दिस शो। इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जेईई मेंस में क्या रैंक है, जेईई एडवांस में क्या रैंक है। ब्रीफ अपने बारे में बताएं ऑडियंस को। तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सानिध्य है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 19 इन जेईई मेंस एंड ऑल इंडिया रैंक 31 इन जेईई एडवांस। आई एम करंटली अ फ्रेशमैन एट आईआईटी बॉम्बे CSE। उसके अलावा आई enjoy watching movies, listening to songs, and stargazing is a hobby which I pursue a lot. ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी बचपन से, कि जनरली आपने देखा होगा कि आजकल कोचिंग क्लासेस 6 क्लास से बच्चों को जेईई एडवांस के मशीन में डाल देते हैं, चलो जेईई एडवांस की तैयारी होगा, अगर आपने 6 से नहीं पढ़ा तो नहीं होगा जो है, और दिखाते हुए हैं कि अर्ली स्टार्ट करते हैं तो बेनिफिट मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं जो है। तो क्या आप बचपन से ही सोचे थे कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, या कब डिसाइड किया आपने आईआईटी में जाएंगे, और आप बचपन में कैसे स्टूडेंट्स हैं? मतलब बचपन में द थिंग कि आईआईटी में जाना, ऐसा तो देयर वाज नो प्लान। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, अगर बचपन में अगर आप एकदम ऐसा आईआईटी टाइप सोच के, जैसा 11th 12th में मशीन टाइप वर्क करना होता है वो करोगे, तो बाय द टाइम यू विल बी इन 11th 12th यू जस्ट गेट एक्सॉस्टेड ऑफ। नहीं हो सकता वो। इन माय केस ऐसा था, लाइक इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स आई हैड इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड साइंस, इंटरेस्ट इन पजल सॉल्विंग, इंटरेस्ट इन दैट ब्रेन यूज करने वाला चीज। तो बिकॉज ऑफ दैट आई यूज टू सॉल्व चैलेंजिंग क्वेश्चंस थोड़ा अपनी क्लास के लिए, या आई वुड डू समथिंग, बट वो सब फन में था। इट वाज नॉट समथिंग कि मुझे आईआईटी जाना है इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। इफ आई वुड हैव डन इट लाइक दैट, तो आई वुड हैव जस्ट गॉट एग्जॉस्टेड। तो फन के लिए मैं वो करता था, एंड इट डिडंट हैव टू बी समथिंग वेरी स्ट्रक्चर्ड और वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इट वाज समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू जस्ट डू टू रिलैक्स माई सेल्फ। तो हाँ, आई यूज्ड टू डू सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस कंपेयर टू मेरी क्लास का, बट आई वाजंट लाइक कि आईआईटी के लिए करना है। उसके अलावा देन इन द 9th and 8th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ बिट फॉर द ओलंपियाड्स, जो बिकॉज दैट वाज आल्सो आउट ऑफ शेयर इंटरेस्ट। मतलब मुझे साइंस अच्छा लगता था, आई प्रिपेयर्ड फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड। मैथ्स में आई यूज्ड टू लाइक सॉल्विंग ट्रिकी क्वेश्चंस, आई प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स ओलंपियाड। तो या दैट all that started with interest. It isn't something very structured, या जैसे 11th 12th में आप जेईई के लिए rigorously करते हो, it wasn't something like that. It was just something out of interest and क्योंकि मजा आता है। ओके, तो ये बताइए, आप बचपन में कैसे स्टूडेंट थे? मतलब एकदम टॉपर साइड टाइप के थे, या एवरेज थे, या अबव एवरेज, किस टाइप से थे आप बचपन में? मतलब ऑफ कोर्स पढ़ाई में आई यूज्ड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन माय स्टडीज सिंस लोअर क्लासेस ही। तो हाँ, अच्छे डिसेंट मार्क्स आते थे क्लास में। ओके, तो आप बचपन से मतलब एक अच्छे स्टूडेंट थे आप जो है। हाँ। ओके, तो आपने एक कब डिसाइड किया, क्योंकि आपने 9th 10th में आपने ओलंपियाड की तैयारी करना शुरू कर दिए थे जो है,
तो क्या उस समय आ गया था कि यस मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या हाँ, it is because JEE matched the most with my interests and my passion जो maths and science में था. Like JEE का curriculum है, JEE का जो preparation है, that aligns a lot with my interest. तो because of that, I thought कि JEE preparation ही करते हैं. But हाँ, after that I realized कि JEE preparation has a lot other than just maths and science में interest. It has a lot of to do with the examination cracking skills. तो it is a totally different game. But हाँ, I chose JEE because it aligned a lot with my passion and interests. ओके मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे जनरली जब मैं कभी कभी पेरेंट्स आते हैं मिलते हैं कि सर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए क्या स्ट्रीम ले जेई और नीट यही तो और options. 10th के बाद आते हैं ये आपसे लेकर आते हैं कोचिंग क्लासेस में जो है तो डेफिनेटली मैं तो बोल देता हूँ कि यार तुम्हें अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो जेई ले लो और बायो में है तो ये ले लो बट आपके अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि जेई में जाना चाहिए या नीट में जाना चाहिए प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू पैशन ही मतलब आपको पूरी जिंदगी यही काम करना है अगर आपको बायो अच्छा नहीं लगता है मतलब यू आर नॉट समथिंग विद समबडी हु इज गेटिंग फैसिनेटेड बाय बायोलॉजी या उसमें मजा ही नहीं आ रहा मतलब यू आर नॉट इवन एबल टू रिलेट विद द सब्जेक्ट तो ऑफ कोर्स योर लाइफ वुड बी हेल इफ यू टेक नीट एंड वो क्लियर भी हो गया एग्जाम उसमें अच्छा भी ला दिया फिर भी मजा नहीं आ रहा तो क्या करोगे लाइफ में मतलब पूरा टाइम यू कैन नॉट वर्क विद समथिंग व्हिच यू आर नॉट एंजॉयिंग राइट योर Yeah. वर्क शुड बी समथिंग व्हिच यू एंजॉय व्हिच यू आर पैशनेट अबाउट कि जाने में मजा आए तो ऑफ कोर्स इट शुड बी बेस्ड ऑन पैशन मतलब रैंडमली या ज्यादा स्कोरिंग क्या है या फिर दोस्तों ने क्या बोला दोस्त सब इस डायरेक्शन जा रहे दैट ऑल कैन नॉट बी समथिंग व्हिच वुड बी योर डिसाइडिंग फैक्टर्स एट द एंड एडवाइस सबसे लो पूछो सबसे कि क्या बेटर हो सकता है मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव डन टिल नाउ यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीबॉडी बट द फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स ओके बेस्ड ऑन योर पैशन ओके कि कल मैं बता रहा हूँ कल का ऐसा इंसिडेंट है कि एक पेरेंट्स आए बच्चों को लेकर अपनी डॉटर को लेकर उसने क्लियरली बोला कि सर मुझे बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मैथ में है बट पेरेंट्स को बोल रहा है डॉक्टर बन जाओ सोसाइटी में रिस्पेक्ट ज़्यादा है डॉक्टर को ठीक है एंड दे आर फोर्सिंग कि आप डॉक्टर बन जाओ जो है तो दैट इज द वेरी बैड एडवाइस टोटली मतलब अगर शी एंड्स अप बिकमिंग अ डॉक्टर मतलब गुड कॉलेज से भी अगर डॉक्टरी का डिग्री मिल गया हाउ वुड शी जस्ट मतलब वर्क विद द प्रोफेशन इफ शी इज नॉट एंजॉयिंग बायोलॉजी एट ऑल या एंड इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग आई डाउट कि आप अच्छा कर भी पाओगे बिकॉज जब पैशन होता है तो यू कैन डू वेल इन इट इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट हाउ आर यू गोना डू वेल इन इट मतलब कैसे ही होगा वो ओके तो ये बताइए मुझे कि जब आपने जैसे 8-9 में अपने ओलंपियाड की तैयारी कर रहे थे आपको लिटिल बिट मतलब इंटरेस्ट मज़ा आने लगा था इस फील्ड में जो है तो आपने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो ऐसे लाखों बच्चों जो इंडिया में मतलब देख रहे हैं जेई की तैयारी लगभग 14 लाख बच्चे करते हैं जो है 14 से 15 लाख जो है तो ये बताइए इसमें इनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कोचिंग डिसाइड करना राइट कोचिंग डिसाइड करना क्योंकि जो बच्चा टॉप करता है जैसे आप टॉप कर गए तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटो मल्टीपल कोचिंग लगा दे कि ये हमारे यहाँ मतलब हर फोटो पे दिख जाए टॉपर स्पेशली मतलब ऐसा देखने को मिलता है और कुछ ना कुछ स्टार मार्क लगा देगा कि हमारे यहाँ से फुल टाइम पढ़ा था हमारे यहाँ से कोर्स लिया था तो ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होती है ये डिसाइड कर पाना प्लस जो रैंक आई है वो किसी एक पार्टिकुलर सेंटर से आई है उसकी दूसरी सेंटर उतना ही अच्छा है कि नहीं है उतना नहीं है तो सिंस आप ऑलरेडी आप इस फेज से आप गुजरे हुए हैं तो यू नो कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ टू सेलेक्ट द थिंग्स तो अकॉर्डिंग टू यू बच्चों को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कोई कोचिंग क्लासेस या सेल्फ स्टडी भी करके कर सकता है हाँ तो फर्स्टली आई टॉक अबाउट जी। सिलेक्टिंग द कोचिंग क्लास जी। तो देखिए जो कोचिंग क्लास सिलेक्ट करने होता है उसमें रिलाइंग जस्ट बिकॉज किसने ज़्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस किए उस कोचिंग को मैं ज्वाइन करूंगा इट इज़ कम्प्लीटली अ वेरी बैड आइडिया मतलब दिस इज नॉट गोना वर्क क्योंकि एग्जैक्टली एज यू सेड टॉपर्स बहुत बार खरीदे बेचे भी जाते हैं एंड किसी और टॉपर मतलब एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ना आपका क्या रिक्वायरमेंट होगा टीचर से उस टॉपर को क्या रिक्वायरमेंट था उसको मिल गया वो अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट है क्या पता यू डोंट फाइंड दैट एंड मतलब टीचर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स सो द बेस्ट थिंग टू डू इज इफ यू नो अबाउट दोस टॉपर्स यू कैन कॉन्टैक्ट देम उनसे पूछ सकते हो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाट डिड यू नीड क्या वो मिला आपको उनसे उनका एक्सपीरियंस लो एंड गेट एक्सपीरियंसेस ऑफ मल्टीपल पीपल के मल्टीपल कोचिंग के साथ एंड टेक योर फाइनल डिसीजन ऑन योर ओन मतलब ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस कि यार AIR1 इस साल इस इंस्टीट्यूट से है तो ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है इसको ज्वाइन कर लेते हैं दैट हैज मल्टीपल फ्लॉज वही कि सबसे पहले तो मे बी उसका रिक्वायरमेंट जो था वो इंस्टीट्यूट वो प्रोवाइड कर पाया आपका जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उसके अलावा भी देयर आर थिंग्स लाइक कि मान लेते ये जो AIR1 था वो किसी कोचिंग और में पढ़ता था दूसरी कोचिंग का जस्ट मटेरियल यूज किया तो अभी आप सोच रहे हो कि ये मटेरियल वाली कोचिंग से पढ़ रहा था तो बिकॉज ऑफ दैट जो रिजल्ट पब्लिशिंग वाला चीज होता है दैट इज ऑल्सो
what it has some fishy stuff going around. तो इसकी वजह से basically just relying on किसने क्या produce किया should not be a way. आपको सबसे पहले experiences लोगों से लेने चाहिए and then decision लेना चाहिए. Apart from that खुद से भी experience करना चाहिए. मतलब जैसे in my case I have also मैं भी 2-3 coachings का मतलब I had been in one coaching, then I shifted to one coaching and finally I settled at the coaching जहाँ से मैंने I did till the end. ओके तो हाँ आई हैड शिफ्टेड अ लॉट कोचिंग्स बीच में बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन. मतलब ऐसा भी हुआ था कि मेरे टीचर्स एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग में टूट गए थे. ओके दैट हैड हैपेंड आल्सो. तो इसके वजह से आई हैव शिफ्टेड अ कोचिंग. तो पहले तो मल्टीपल कोचिंग्स में रहना तो डजंट मेक सेंस. एक में रहो, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो. वो तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज समटाइम बच्चे क्या होते हैं मल्टीपल कोचिंग में जाते हैं कि कुछ यहाँ से पढ़ लेते हैं कुछ यहाँ से पढ़ लेते हैं. वो तो आई नॉट इवन टॉक अबाउट दैट. वो तो बनता ही नहीं है. एक में रहो पूरा टाइम. यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू दैट. बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू दैट. ये सोच के डिसीजन लो कि यार एक को ही पूरा टाइम फॉलो करना है. ये डिसीजन शुड बी टेकन प्रिसाइजली एंड वेरी करेक्टली. तो मैंने जो डिसीजन लिया था दैट वाज बेस्ड ऑन टीचर्स. मैंने उन टीचर्स से पढ़ा. मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हुई. आई थॉट दीज आर द बेस्ट टीचर्स आई कैन एवर गेट फॉर माई सेल्फ. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोचिंग का सिस्टम ऑफ टेस्टिंग था, रिगरसनेस था, दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच आई लाइक. तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मैंने डिसीजन लिया. आई मतलब इन माय केस आई डिडंट कंसल्ट एनीबॉडी एल्स और देयर पास्ट स्टूडेंट्स या क्या. मतलब मेरा जो डिसीजन था वो मैंने इन माय केस मैंने खुद से लिया था बेस्ड ऑन द टीचर्स एंड बेस्ड ऑन द सिस्टम व्हिच आई सॉ. ओके एंड आई थिंक आई टुक अ राइट डिसीजन. ओके तो अकॉर्डिंग टू यू टीचर देखना जरूरी है कि कौन टीचर पढ़ा रहा है जो है एंड सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग. हाँ. सिस्टम शुड होना चाहिए जो रिगुलस प्रैक्टिस करवाए बच्चों बराबर. पे और रिलेवेंट हो. सिस्टम रिलेवेंट भी होना जरूरी है जो है. ओके तो एक और मेरा क्वेश्चन था कि क्या बच्चा अगर कोई मान लीजिए उसको लगे कि यार मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, ऑनलाइन पढ़ के काम कर लूँगा बिकॉज यू हैव टेकन ऑफलाइन कोचिंग. हाँ. सो क्या ये पॉसिबल है कि हम ऑनलाइन करें सिर्फ या सेल्फ स्टडी करें क्योंकि नाउ डेज डिजिटल एरा में तो एवरीथिंग अवेलेबल है. आपके नोट्स अवेलेबल हैं, टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, टीचर्स के सारे वीडियो अवेलेबल हैं और डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल है. एग्जैक्टली. तो क्या उससे अच्छी रैंक लाया जा सकता है या सिलेक्शन लाया जा सकता है? क्या आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? हाँ मतलब ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा जनरलाइजेबल नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. पहले तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला भी सकते हो. बट आई वुड बी ऑनेस्ट, एक ऑफलाइन टीचर होना, एक ऑफलाइन मेंटर होना ऑलवेज हेल्प्स. बिकॉज देयर शुड बी अ पर्सन जो आपका हैंड होल्डिंग करे पूरा टाइम इन दिस जर्नी. देयर शुड बी अ पर्सन टू विच यू आर अकाउंटेबल, जो पूछे कि कितना होमवर्क किया, कैसे किया. जब आपके टेस्ट में नंबर कम आए तो देयर शुड बी अ पर्सन विद हुम यू कैन डिस्कस एकेडमिकली कि क्या हो रहा है, व्हाट शुड आई डू टू डू दिस बेटर. एंड द टीचर्स अगर आपके साथ ऑफलाइन है एंड इफ योर टीचर्स आर ओनली द पीपल हु आर एकेडमिकली मोटिवेटिंग यू और गिविंग यू कि क्या करना चाहिए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है. मतलब आप सोचो ना कि वो 20-30 साल से, मतलब 20-30 साल ज़्यादा हो गया बट फिर भी दे आर टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी टॉपर्स फॉर सो मेनी ईयर्स. तो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस तो है विच यू डोंट हैव. आप 2 साल से करो, इतने साल से पढ़ा रहे. तो दैट एक्सपीरियंस, दैट गाइडेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशल, बहुत क्रूशल है. बट हाँ, इट इज़ लाइक देर आर मेनी केसेस जो ऑनलाइन से या सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं. बट एक टीचर का हैंड होल्डिंग इन माई केस वॉज वेरी नेसेसरी. मुझे चाहिए था कि कोई जब मेरे टेस्ट में नंबर कम आए तो मुझे गाइड करे. आई नीडेड समवन विद हुम आई कैन शेयर माई रिजल्ट कि क्या करना चाहिए, व्हाट कैन मेक इट बेटर, विद हुम आई कैन डिस्कस माई स्ट्रैटेजीज. तो इन दैट केस ऑफलाइन वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. ऑफलाइन वॉज नीडेड फॉर मी. या मतलब एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, उसकी नीड क्या है. अगर आपको लगता है कि आप खुद से यू कैन मेंटेन दैट डिसिप्लिन, दैट मोटिवेशन कि टेस्ट में नंबर कम आए फिर भी आई विल स्टे मोटिवेटेड, मतलब जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस शायद मिल जाए ऑफलाइन में फ्रॉम एक टीचर्स का एक्सपीरियंस, वो आप किसी तरह खुद से ला सकते हो या उसके बिना भी आप कर सकते हो. इफ यू थिंक यू कैन डू दैट, तो ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी एंड ऑनलाइन इज आल्सो अ वे इन व्हिच मेनी पीपल हैव क्रैक्ड एग्जाम्स. आई नो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है. तो सिंस एक क्लियर हो गया कि ऑफलाइन अगर टीचर है कोई आपके लिए अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या एंड जो ऑनलाइन में थोड़ा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है Online में या आपको खुद से सेल्फ discipline- स्टडी में हाँ. होती है. बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो यू that- कैन क्रैक. हाँ, एंड ये पर्सनल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जनरलाइज हम नहीं कर generalize सकते. नहीं कर सकते. नाउ एक बच्चे का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है, जो टीचर जो मैं फेस करता हूँ, ये जो ट्रांजिशन होता है. बिकॉज क्लास 9-10 में बच्चे का वे ऑफ स्टडी अलग होता है, 11-12 में वे ऑफ स्टडी अलग होता है जो है. तो ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन था एक 9-10 के स्टूडेंट से जेई के स्टूडेंट बनना जो है, ये क्या आपके लिए स्मूथ था या डिफिकल्ट था, कैसा था ये? बट आपके साथ एक और एडवांटेज है कि आप ऑलरेडी ओलंपियाड की तैयारी
कर रहे थे जो है, हम्म। तो क्या था आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एज में? मेरे लिए भी इट वाज प्रीटी टफ, क्योंकि ओलंपियाड का तैयारी वाज मोर लाइक मेरे को मजा आ रहा है तो आई एम डूइंग आउट ऑफ फन, की फिजिक्स पढ़ लिया, पूरा टाइम फिजिक्स पढ़ लिया। अभी मन कर रहा है केमिस्ट्री पढ़ने का, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। मतलब मूड अनुसार था, इट वाज नथिंग स्ट्रक्चर्ड और नथिंग कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है डंडा लेके कि नहीं अभी यही पढ़ना है क्योंकि यही करना है। जी में टर्न्स अ लॉट, मतलब जी में ऐसा हो गया कि अब स्ट्रक्चर्ड तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, मार्क्स लाने के हिसाब से। मार्क्स लाने वाली चीज पे भी फोकस करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने, लाइक द मोटिवेशन हैज चेंज फ्रॉम लर्निंग टू गेटिंग अ क्वेश्चन राइट। बोथ आर डिफरेंट। लाइक लर्निंग, ये जैसे आई से दिस अ लॉट कि टेस्ट टेकिंग इटसेल्फ इज अ स्किल, it does not reflect, it is not a direct reflection of your knowledge. Test taking Okay. is a skill which requires skills like how much calm you can maintain yourself during the exam, how much pressure you can handle during the exam, कितना आप objectively question solve कर सकते हो rather than properly solve करना। तो test taking is a completely different skill rather than just learning वाला चीज। तो हाँ, I faced a lot of issue क्योंकि I used to work ऐसा freely subject के साथ बैठ गया, learn कर रहा हूँ। उससे now it transform to कि DPPs के ये 100 सवाल आज solve करने ही है कैसे भी करके, ये क्वेश्चन करना है। तो इट इज प्रीटी टफ, मतलब मुझे मैनेज करने में बहुत टफ लगा था, क्योंकि दैट शिफ्टेड फ्रॉम मोर लाइक एक पैशन की तरह से 2-3 सवाल करने से रिगरसली सॉल्विंग 50-60 क्वेश्चंस। तो या इट इज अ वेरी टफ थिंग, एंड उसको वो शिफ्ट करना भी जरूरी हो गया, क्योंकि जेई में तो आपको टेस्ट ही देना है ना, आपको वो 90 सवाल जो सॉल्व करोगे आप, दैट इज गोना डिसाइड योर कॉलेज। तो इसकी वजह से दैट इज समथिंग वो बार बार करके, मतलब जस्ट गेटिंग इनटू दैट, गेटिंग अकस्टम्ड टू इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो मैनेज हो जाता है। बट हाँ, इट इज प्रीटी टफ टू डू दैट। ओके, इवन मतलब इफ अगर आप ओलंपियाड्स पहले से कर रहे हो, इट इज टफ टू चेंज, गेट दैट ओके, चेंज। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपके लिए भी डिफिकल्ट था, बिकॉज हाँ। जनरल बच्चे के लिए डिफिकल्ट तो रहता ही रहता है, हाँ, जिसमें टीचर्स का, आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है दैट बराबर। इनिशियल फेज। तो आपके लिए भी वो टफ था और आपने सक्सेसफुली उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। नेक्स्ट ये है कि जनरली लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज जैसे आपने बोला कि पहले आपका स्ट्रक्चर वे नहीं था, अपनी मर्जी से जो पसंद था वो आप पढ़ते थे जो है, और ऐसा कुछ बच्चे 11-12 में देखता हूँ करते हुए जो है, कि किसी को मैथ पसंद है, केमिस्ट्री पसंद नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री छोड़ दिया, सिर्फ मैथ ही कर रहा है जो है। किसी को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, फिजिक्स कर रहा है जो है, या किसी को केमिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, मैथ नहीं कर रहा है। जनरली देखने को होता है कि उसकी रिजल्ट ख़राब हो जाती है आगे चलकर जो है। तो मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी रूटीन क्या थी, डेली रूटीन क्या थी, कैसे ये चीज़ों को बैलेंस करते थे, क्लास 11th की, क्लास 12 की एंड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, 3 फेज में इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, तो हाँ, मतलब सबसे पहले तो दिस थिंग वुड डेफिनेटली नॉट वर्क। मतलब एग्जाम तीनों पूछेगा, मैथ्स के एक सवाल का भी उतना ही वेटेज होगा जितना फिजिक्स के एक सवाल का होगा। कुछ नहीं होगा, मतलब अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ्स नहीं पढ़ोगे, आपका एग्जाम खराब जाएगा, यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड पोटेंशियल का रिजल्ट। तो हाँ, तो जैसे इन माई केस, बट हाँ, इट इज लाइक मेरे केस में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कंफर्ट इज डिफरेंट। तो ऑफ कोर्स आई नीड टू मेक ऑल ऑफ देम बैलेंस्ड इन माय केस, तो आई नीड टू अलॉट डिफरेंट टाइम्स। मतलब मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा ना, जिसको मोर टाइम डिमांडिंग है, जिसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो मेरा वीक है उसको मैं मोर टाइम डालूंगा। इट वॉजेंट लाइक कि इसमें ज्यादा मजा आ रहा है तो यही करते बैठो, मतलब मजे के लिए नहीं, बट नीड के हिसाब से, कि किसमें नीड ज्यादा है, किसमें अभी आई एम लैकिंग, आई विल गिव मोर टाइम टू दैट। तो दैट वाज द वे आई यूज्ड टू अप्रोच। तो ये कांस्टेंट नहीं था, मतलब एवरी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बार बार चेंज होता हुआ। जैसे आई वाज डूइंग एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एज वेल ना, along with जेई। हाँ, JEE, तो okay. उस पे भी टाइम डालना was, मतलब जब वो प्रायोरिटी आई उस पे टाइम डाला मैंने, उसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट्स पीछे चले गए। बट क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फिजिक्स मेरा अच्छा हो रहा था, क्योंकि उसमें फिजिक्स आता है ना। तो पहले मेरा जब स्टार्ट में फिजिक्स वीक था, आई यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन फिजिक्स, बट फिर एस्ट्रोनॉमी के प्रिपरेशन के वक्त फिजिक्स अच्छा हो गया। तो बट इन दैट केस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब हो गया, तो Okay. ऑर्गेनिक पे टाइम ज्यादा डाला। तो इट इज बेस्ड ऑन योर नीड एट दैट टाइम, उसके हिसाब से टाइम डालना पड़ता है। बट जनरली मैथ्स को मैं हमेशा ज्यादा टाइम डालता था, बिकॉज मैथ्स टफ होता है एंड उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा टाइम लगता ही है। एंड हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आई हैव डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है। एंड लाइक इनिशियल ओलंपियाड्स में भी इट हैज आई हैड जीरो एक्सपीरियंस, क्योंकि ओलंपियाड्स में जूनियर साइंस एंड उन सब में वो आता नहीं है। तो ऑर्गेनिक इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल विद मैकेनिज्म्स, फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल कि कैसा क्वेश्चन कैसे करना है। तो हाँ, तो बेसिकली माई अलोकेशन ऑफ टाइम वॉज बेस्ड ऑन माई नीड्स, कि अभी मुझे लग रहा है कि मैथ्स नीड्स टाइम तो मैथ्स को दो, अभी लग रहा है फिजिक्स नीड्स टाइम तो फिजिक्स को दो। हाँ, दिस वॉज बेसिकली हाउ आई यूज्ड टू गिव इट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वाला फेज। एग्जाम टाइम में, हाँ, एग्जाम टाइम में मेरा स्ट्रेटेजी वॉज समथिंग विच मैंने जो फाइनली यूज किया, आई हैड गॉट इट 20 days बिफोर द एग्जाम। मतलब Okay. हाँ, इट वॉज समथिंग
ठीक है, आई वुड एलाबोरेट अ लॉट ऑन दैट बाद में, बट ठीक है, मैं बेसिक बता देता हूँ. इट वाज लाइक पीपल थिंक कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग व्हिच डज नॉट अफेक्ट अ लॉट, बट मैं सही बता रहा हूँ. आई विल बी ऑनेस्ट, ये जो 20 दिन पहले मेरी स्ट्रैटेजी हैड चेंज, इट गॉट मी अ डिफरेंस ऑफ 20 मार्क्स एट लीस्ट इन द प्रैक्टिस का टेस्ट. मतलब बहुत Okay. इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी. टेस्ट टेकिंग इज अ स्किल व्हिच रिक्वायर्स स्ट्रैटेजी एज वेल. तो हाँ, माय स्ट्रैटेजी इनिशियली यूज्ड टू बी समथिंग लाइक कि एक क्वेश्चन पे रुको, उसको पूरा सॉल्व करो, आगे बढ़ो. एंड अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आगे बढ़ो. बट इट यूज टू बी इन सच अ मैनर कि आई नेवर यूज टू गेट टाइम टू गो बैक टू अ क्वेश्चन. मतलब Okay. ऐसा राउंड 1 राउंड 2 टाइप नहीं करता था. आई यूज टू ट्राई टू डू इट इन वन राउंड इटसेल्फ. ओके. तो और ये पहले से ही था कि बाद में आपने ऐसा स्ट्रेटजी डेवलप किया था? ये पहले से ही था. इट वाज लाइक समथिंग जो मेरे अंदर पहले से ही था. इट वाज लाइक मुझे क्वेश्चन छोड़ना अच्छा नहीं लगता था. आई यूज टू Okay. फील कि क्वेश्चन छोड़ा तो नर्वसनेस बढ़ जाती थी मेरे, कि लाइन से अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे, नर्वसनेस बहुत बढ़ती थी मेरी. तो इसकी वजह से आई यूज टू डू इट कंटिन्यूअसली, कि लास्ट में एंटायर मंथ एवरी डे हमें टेस्ट होता था. Okay. तो आई यूज टू गेट सो मच टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद सो मेनी स्ट्रेटेजीज. मतलब ऐसा हो गया, अब रोज टेस्ट हो रहा है, तो अब टेस्ट को आप रैंक के लिए नहीं दे रहे हो. मतलब जैसे इनिशियली क्या होता है ना, कि यू गिव टेस्ट कि अच्छा रैंक आएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा. तो लास्ट में वो निकल ही चुका था. इट वाज लाइक कोई रैंक के लिए टेस्ट दे ही नहीं रहा है, अब लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए सब टेस्ट दे रहे हैं. क्योंकि इट यूज टू बी सम, अब मुझे बस टेस्ट का कंफर्टेबल रहना. मतलब लास्ट के टाइम में व्हाट आई प्रैक्टिस वाज कि मैं कोई भी स्ट्रैटेजी टेस्ट में अप्लाई करूं, क्योंकि पेपर तो कुछ भी आ सकता है ना. Yeah. इट इज लाइक वन थिंग इज कि आप एक स्ट्रैटेजी लेके नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में. अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, पेपर अगर उसके अगेंस्ट आ गया तो इट इज कंप्लीटली फ्लॉप. तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद जंपिंग अराउंड ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी. मतलब लाइव मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम. मतलब एक बेस लेके चलो, बट लाइव मॉडिफाई करना भी आना चाहिए. तो यू शुड लाइक काइंड ऑफ गेट कंफर्टेबल विद डूइंग something which you have not done in any exam पहले. You should get comfortable with doing that during the exam, जो मैं पहले नहीं था. मतलब if I had to try something completely new जो आज तक मैंने नहीं किया, पेपर में लाइव वो ट्राई करना, I used to get very nervous. I'm like कि तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया, would this work out, खराब हो गया तो क्या होगा. तो लास्ट में इतने सारे टेस्ट में I got comfortable with that, experimenting with a lot of strategies. तो हाँ, मेरा main thing was I had a base strategy, उस पे I would do live modifications during the exam as per my needs, and it was very helpful. मतलब जेई एडवांस में if I hadn't done that, मेरा पेपर शायद बहुत खराब चला जाता. Okay. तो my base strategy was something like, finally जो base strategy थी, it was something like chemistry को I used to give something like पहले 25 मिनट दिया. उस 25 मिनट में it was my original strategy कि धीरे धीरे चलो, एक एक सवाल करके चलो, लाइन से चलो. फिर something like 15 minutes I would छांट के चलूंगा. मतलब क्वेश्चन जंपिंग अराउंड करूंगा. लिटरली आई वुड जंप अराउंड क्वेश्चन. आई वुड सर्च फॉर क्वेश्चन जो मेरे से हो रहे हैं, और उनको जल्दी जल्दी उड़ा दूंगा. Okay. हाँ, ऐसा 40 मिनट्स केमिस्ट्री को दिया. फिर फिजिक्स में भी समथिंग लाइक 1 आवर, उसको भी ऐसा स्प्लिट कर दिया लाइक 40-20 में, कि 40 मिनट्स प्रॉपर वाला, 20 मिनट जंपिंग अराउंड वाला. Okay. क्योंकि नाइदर यू कैन ऐसा पूरा, जो मेरा पहला स्ट्रेटेजी था कि पूरा टाइम क्वेश्चन को तो वो करोगे तो पेपर छूट जाएगा, एंड पूरा टाइम जंप अराउंड करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दैट, एंड 40-20 वाज लाइक सम बैलेंस जो आई थॉट वाज कंफर्टेबल फॉर मी. एंड मैथ्स में भी ऐसा. एंड देन फाइनली आई यूज्ड टू गेट 30 मिनट्स में पूरा पेपर ब्रश थ्रू करो. This was my base strategy, but I was so comfortable कि मैं इसमें live modifications It was same for math. हाँ, मैथ्स में भी कुछ 1 hour 15 मिनट्स देता था, तो कोई स्प्लिट करके दे दो उसको. एंड फिर एंड में मतलब जनरली आई यूज्ड टू बी लेफ्ट विद 20-30 मिनट्स. तो उसमें पूरा पेपर जस्ट गो थ्रू करो, एंड अच्छे जो हो रहे वो उड़ाते जाओ अभी. एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग लाइव मॉडिफिकेशन टू इट. मतलब ऐसा हुआ कि अभी मैथ्स का कोई क्वेश्चन चल रहा है, बट मुझे फिजिक्स का आइडिया क्लिक हो गया, मैं जंप करके फिजिक्स पे वो क्वेश्चन करने चला जाऊंगा लास्ट के 30 मिनट्स में. मतलब आई वाज सो कंफर्टेबल. इनिशियली अगर आप मुझे ऐसा जंपिंग अराउंड ऑफ द क्वेश्चंस बोलते करने को, आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस, बट आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड में, कि जंप अराउंड करो, जो हो रहा है वो करो, बस पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो. Okay. या तो ये आपकी जो प्लानिंग थी लास्ट मोमेंट पे, जो आपने बोला कि 20-22 डेज में जो किया, कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया आपने पेपर के साथ, पेपर्स का एक्सपेरिमेंट किया. आई गॉट कंफर्टेबल विद गिविंग एग्जाम्स. कि कुछ भी एग्जाम में पैटर्न चेंज हो, कुछ भी हो, हाँ. और कुछ भी टफ पूछे या इजी पूछे, मेरे पास वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है जो मैं कर पाऊंगा उसको. और कुछ खुद से भी अगर अभी नया एक्सपीरियंस करना है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट एज वेल. या सो दैट्स ग्रेट थिंग्स. जो मतलब एज ए टीचर मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे करने होते हैं. आई नेवर एडवाइस टू स्टूडेंट लाइक दैट. वेरी गुड. सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, कि हमने तो ये देख लिया कि कैसे एग्ज़ाम में कैसे हम देना चाहिए और कैसे स्पेंड करना चाहिए. जो है नाउ जो ऑलरेडी बताया भी आपने कि जब तैयारी करते थे एज ए स्टूडेंट प्रिपरेशन फेज में, तो जो आपको टॉपिक पर रिक्वायरमेंट था उस पर आप टाइम ज़्यादा देते थे, डिपेंडिंग ऑन द योर रिक्वायरमेंट, या कौन सा वीक टॉपिक है उस पर. नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट तैयारी करता है, तो
किसी का फिजिक्स फेवरेट होता है या मैथ फेवरेट होता है, तो कुछ बच्चे मतलब मैथ अगर मान लीजिए या फिर केमिस्ट्री फेवरेट है किसी का जो है, तो केमिस्ट्री में हमेशा ज़्यादा टाइम देगा और रिमेनिंग में कम देगा, और बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार इसमें तो मैं फोड़ ही दूंगा जो है, ठीक है ना। तो क्या ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपका भी जो है आपने बताया कि पहले फिजिक्स हमारी कमज़ोर थी बट बाद में फिजिक्स स्ट्रांग हो गई जो है, तो ऐसे कुछ टाइप का होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो? मतलब ऑफ कोर्स अगर आप फेवरेट के हिसाब से टॉपिक को टाइम दोगे दैट वुड जस्ट लीड टू डूम, मतलब नहीं करना है नहीं वो। करना चाहिए बिल्कुल, मतलब फेवरेट कौन सा करना ही नहीं चाहिए, यू हैव टू बैलेंस। बैलेंस अकॉर्डिंग टू नीड, Need. टाइम नीड के हिसाब से देना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अब टाइम से ही हम आगे बढ़ते हैं कि जनरली होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कितना टाइम देना चाहिए, बिकॉज जब 9th-10th में वो पढ़ते हैं तो अगर आप उसने ओलंपियाड की तैयारी नहीं किया है तो मोस्टली जो है 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स दिया रहता है जो है, और 11th में भी आता है और जेई की प्रिपरेशन में आता है तो उसको लगता है कि इतना टाइम से हो जाएगा, यही फीलिंग होती है उनकी जो है। तो ये बताइए आप एक बच्चों को जब जेई की तैयारी कर रहा है तो उसे कितना टाइम देना चाहिए फॉर सेल्फ स्टडी कोचिंग के अलावा, और सिंस कुछ कोचिंग होती है कि कोचिंग में ही बहुत टाइम लेती है जो है, तो अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करके बच्चों को बता पाए जो है। हाँ मतलब जी। आई वुड से ये भी इट इज नॉट जनरलाइजेबल, ये कस्टम बेस्ड है, जितना आपको आपको कितना वर्कलोड है एंड आपको किस लेवल का रिजल्ट चाहिए। मतलब इट वाज समथिंग लाइक जब मैं एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड बहुत पास आ रहा था, माय वर्कलोड जस्ट मतलब बहुत हैवी हो गया था। लाइक एस्ट्रोनॉमी भी है, टेस्ट कोचिंग में भी टेस्ट है, कोचिंग में बैकलॉग्स भी है। जैसे आई हैड गॉन टू दी ओसीएससी ना, तो दैट 30 days आई हैड मिस्ड, तो आई हैड अ लॉट ऑफ बैकलॉग एज वेल, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। तो एंड एस्ट्रोनॉमी ओसीएससी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ओसीएससीज, तो उसमें Okay. बहुत ज्यादा मेरा जेई का मिस हो गया। तो आई रिमेंबर वर्किंग टिल आई डोंट नो मतलब 2-3 इन द नाइट। ओह। हाँ, एंड फिर इनिशियल डेज व्हेन आई डिडंट हैव मच वर्कलोड, आई मतलब आई डोंट रिमेंबर गिविंग मोर देन 3 hours ऑफ सेल्फ स्टडी। तो इट इज टोटली नीड डिपेंडेंट, मतलब जितना वर्कलोड है आपको वर्कलोड खत्म करना है, बिकॉज जो टारगेट है वो खत्म करना, उस हिसाब से टाइम दो। ओके। It should be something like target focused thing कि and that target should be according to what you are aiming for। अगर अच्छा एम करो तो of course your target should be more, your target should be जितना, वरना मतलब जैसे हमारे यहाँ पे the teachers used to provide homework या target कम, ये सोचे कि we all have to get it under 100, we have to get a good rank। Okay. तो मेरे लिए तो it was just like following teachers का talk is something which is sufficient target, but that also used to be very tough to cover क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होता था वो। तो हाँ, तो मेरे साथ जैसा था, इफ आई यूज टू कंप्लीट माई टीचर का दिया हुआ जितना भी होमवर्क है दैट इज सफिशिएंट टू डू, बट नाउ डिपेंडिंग अपॉन मेरे दूसरे कमिटमेंट्स कितने हैं एंड ये वर्कलोड मुझे कैसा फील हो रहा है। मतलब ऐसा भी होता है किसी चैप्टर में आई एम फीलिंग दिस वर्कलोड इज नॉट मच फॉर मी इफ आई एम कंफर्टेबल विद दैट चैप्टर, या फिर किसी चैप्टर में सेम अमाउंट ऑफ वर्कलोड होगा बट क्योंकि वो चैप्टर मुझे टफ लगता है इट इज फीलिंग वेरी हैवी टू मी। ओके। तो इसकी वजह से आई गिव मोर टाइम इन दैट केस, एंड अगर इट इज लुकिंग सिंपल टू मी आई वुड गिव लेस टाइम। जो भी है टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, दैट शुड बी द मेन एम। ओके, मतलब आपकी जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है उसके अनुसार से आपकी एक टारगेट होनी चाहिए काम करने की, और वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके होना लिए जितना चाहिए। टाइम देना है वो अब देना पड़ेगा। ओके ओके, मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी होना चाहिए, टारगेट बेस्ड होना चाहिए, टाइम बेस्ड नहीं। Time टारगेट based, मतलब मतलब हम टाइम पढ़ लिया और टारगेट कंप्लीट हुआ ही नहीं तो मतलब नहीं है उसका। 10 घंटे पढ़ के भी यू गेट अ जीरो आउटपुट, तो दैट इज जीरो। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी कि हम टारगेट बेस्ड स्टडी करें, टारगेट बेस्ड करना है। बिकॉज वही आगे चलकर कंपनी में होती है। इंडिया में जनरली आवरली होती है कि आपको 9 आवर जॉब करनी है, हाँ। बट जो बाहरी कंपनी है प्रोजेक्ट बेस्ड होती है कि आपको काम दिया गया If you अब finish करो, हाँ। बस जब कर दो तुम्हारा खत्म टारगेट जो है। Yeah. तो दैट्स स्ट्रेटजी आप पहले से ही आप फॉलो कर रहे हो, दैट्स गुड। मुझे ये जानना है जो है कि क्या होती है, हर कोचिंग की पैटर्न अलग अलग होती है, तो आपकी कोचिंग में जो है जो पढ़ते थे जो है तो कितने आवर्स की क्लासेस होती थी, कैसे होती थी जो है, हाँ। और ये समझना है आपसे जो है। तो मेरे जो क्लासेस होते थे दे यूज्ड टू बी लाइक मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 5 AM, एंड समटाइम्स और भी एक्सटेंड होके 6 तक जाती थी, एंड बहुत सारे लोग उसके बाद भी रुकते थे। दे यूज्ड टू स्टे टिल 8 PM ओके। डाउट्स के लिए या टीचर से गाइडेंस लेने के लिए। तो हाँ, इट द क्लास सिस्टम यूज्ड टू बी प्रीटी रिगरस, मतलब बहुत लंबी चलती थी क्लासेस, एंड इट वाज डिवाइडेड समथिंग लाइक टीचिंग एंड वर्किंग। तो जैसे मैथ्स का टीचिंग, मैथ्स का वर्किंग, फिजिक्स का टीचिंग, फिजिक्स का वर्किंग, केमिस्ट्री का टीचिंग, केमिस्ट्री का वर्किंग, 1.5 आवर्स का सब। ओके। तो इन वर्किंग वी यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस देयर इन फ्रंट ऑफ आवर टीचर्स, एंड कोई डाउट है तो तभी उनसे पूछ सकते थे। ओके, तो फिर इतने करने के बाद फिर घर के लिए भी वर्किंग मिलती थी कि वर्किंग कंप्लीट हो जाती थी वहीं पे? अगर जो टारगेट है, असाइनमेंट है, वो वर्किंग में खत्म हो गया आपका पूरा, तो ठीक है, घर पे यू कैन आइदर चिल आउट, या फिर अगर कोई दूसरा बैकलॉग है तो यू कैन डू दैट, या कुछ रिवाइज करना है वो कर लो,
बट अगर खत्म नहीं हुआ तो यू कंटिन्यू दैट वर्क एट होम। ओके ओके, मतलब आपकी सिस्टम ऐसी थी कि आप वही स्टडी करना है, वही वर्कआउट कर देना है, हम्म, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो वेल गुड, और नहीं हुआ तो घर पे भी जाके वो करना करना पड़ेगा जो है। पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है जो है। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जनरली बच्चों को ये डाउट होता है कि हम जब पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी सिलेक्ट कर लिए, टीचर भी सिलेक्ट कर लिए, हम सब चीज़ अच्छा जा रहा है जो है, तो और मार्केट में इतने इन्फॉर्मेशन होते हैं जो है, ठीक है ना, तो टीचर्स भी अपना, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो भी अपना मॉड्यूल सीट्स भी प्रोवाइड करता है, रेफरेंस बुक भी होता है जो है। तो आप बताइए कि क्या आप, टीचर जो मटेरियल प्रोवाइड करता था उसके अलावा भी रेफरेंस बुक भी सजेस्ट करते थे, टीचर करते थे, क्या था आपका स्टडी तो मटेरियल्स क्या था? जनरली हमारा जो स्टडी मटेरियल टीचर्स यूज्ड टू प्रोवाइड दैट यूज्ड टू बी वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते थे एंड इट यूज्ड टू सॉर्ट आउट द बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल मटेरियल एंड हमें दे दिया जाता था। तो कभी देयर वाज नो नीड ऑफ डूइंग, मतलब हमारे टीचर्स बोलते थे कि टाइम है तो, क्योंकि द थिंग वाज वो बोलते थे टाइम है तो कर लो, बट द थिंग इज कि टाइम कभी होता ही नहीं था क्योंकि उनका मटेरियल इतना हैवी होता था टू कंप्लीट। बट हाँ, इट वाज लाइक उन्होंने एडवाइस करा था कि अगर टाइम है तुम्हारे पास तो जैसे मैथ्स में ब्लैक बुक कर लो या येलो बुक कर लो, जैसे अलजेब्रा की आती है एंड बाकियों के लिए भी आती है। तो आई नेवर यूज टू गेट टाइम, मतलब क्योंकि मैं ओलंपियाड भी कर रहा था ना साइड से, तो मुझे तो ओके कभी ओके उनके मटेरियल के अलावा टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट उनका मटेरियल भी बहुत सारे चैप्टर्स में मेरा खत्म नहीं हुआ था। ओके तो हाँ, सो दिस वाज बेसिकली फेज वन, मतलब आई हैड डन माय प्रिपरेशन इन 3 phases। लाइक फेज वन वाज द लर्निंग वाला या, फेज। सो प्लीज एक्सप्लेन दिस। अच्छा हाँ, तो जनरली हमारे कोचिंग में 3 phases में हुआ था। वन वाज फेज वन, वो टिल सितंबर था। टिल सितंबर वी स्टडीड ऑल द चैप्टर्स। फिर देयर वाज फेज टू टिल जनवरी, जिसमें हमारा टीचर्स ने सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज कराए थे। एंड देन देयर वाज फेज थ्री इन व्हिच वी जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर एडवांस अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अभी मैं फेज वन की बात कर रहा हूँ। तो फेज वन में मुझे टाइम ही नहीं मिला था ऑफ कंप्लीटिंग टीचर का मटेरियल। ओके फेज टू में भी दे यूज टू जस्ट बर्डन अस विद लॉट ऑफ मटेरियल, तो वो भी नहीं हुआ। फेज थ्री में क्या हुआ, फेज थ्री में देवर लाइक कि देवर प्रीटी चिल्ड आउट, मतलब अब इट इज मोर कस्टम नीड बेस्ड हो गया। अब क्या है, फेज थ्री में क्या करना है हमें, वी हैव टू वर्क ऑन आवर वीक पॉइंट्स। जो जो चैप्टर तुम्हारे वीक है तुम उस पर मटेरियल मांगो, हम वो दे देंगे, या उस पर बुक सॉल्व कर लो। तो ओके आई हैड मेनली यूटिलाइज बुक्स इन माय फेज थ्री। तो जैसे मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक था मैथ्स में, तो Okay. उस येलो बुक से वो चैप्टर सॉल्व कर दिया, क्योंकि येलो बुक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओके कैलकुलस समीर बंसल में अच्छा है, समीर बंसल से कैलकुलस कर दिया। कोई बुक एंड टू एंड नहीं करनी है, जो बुक में जो काम की चीज मिल रही है वो करो। ओके हाँ, एंड फिजिक्स में भी इट वाज सिमिलर, मतलब कोई चैप्टर पाथफाइंडर का कर दिया, कोई चैप्टर एसबीटी का कर दिया, शशि भूषण तिवारी का। केमिस्ट्री में कोई नरेंद्र अवस्थी का कर दिया, कोई उसका कर दिया, नीरज कुमार का कर दिया। तो इट इज कंप्लीटली नीड बेस्ड, मतलब टीचर्स गाइड करते थे कि कौन सा चैप्टर किस बुक में अच्छे क्वेश्चंस है तो वो कर दो। एंड बुक में भी सॉल्विंग में यू कांट सॉल्व एवरी क्वेश्चन लाइन से, मतलब हर क्वेश्चन थोड़ी करते बैठोगे। तो इट यूज टू बी समथिंग लाइक कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, हो जाएगा, ऊपर वाले से सिमिलर है। एंड अभी यू आर नॉट डूइंग टेस्ट टाइप प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिसिंग की करेक्ट आंसर लाना है विद इन टाइम। मतलब बहुत बार वी यूज टू प्रैक्टिस लाइक दैट कि करेक्ट आंसर लाना है विद इन द टाइम, क्योंकि Okay. टेस्ट में वही करना है ना, आपको आता है उस पर डिपेंड नहीं करता। टेस्ट में तो विद इन टाइम सही आंसर लाना है ना। या तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब तो लाइन से सारे क्वेश्चंस करने होते हैं टाइमर लगा के। बट Okay. अगर लर्निंग के लिए सॉल्व कर रहे हो, अभी वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो आई यूज टू डू कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस कि मतलब ये दिख रहा है सेम कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा, आंसर मत निकालो, स्किप कर देते हैं। Okay. लाइन से क्वेश्चन, लाइन से पूरी बुक तो सॉल्व करने का टाइम ही नहीं है। ओके, तो आपने जो बुक्स रेफर किया वो वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और भी लास्ट के फेज में हाँ, जो- एंड कस्टमाइज करके, मतलब कोई एक इसका Yeah. उठा दिया, एक इसका उठा दिया। तो जैसे अगर मुझे नेम करना होगा कि कौन कौन सी बुक्स में, क्योंकि बहुत सारी बुक्स इसकी, जैसे आई यूज्ड समीर बंसल का कैलकुलस वाला किताब, उसके अलावा येलो बुक, पिंक बुक, ब्लैक बुक, बहुत सारी बुक्स यूज की थी मैथ्स में। केमिस्ट्री में आई हैड यूज नरेंद्र अवस्थी, उसके अलावा नीरज कुमार। इनऑर्गेनिक में देयर इज वीके जायसवाल एंड जीआरबी का कोटा क्वेश्चन बैंक बाय अंकित अग्रवाल। दैट वाज प्रीटी नाइस। उसमें थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस होते हैं, बट इट इज समथिंग जो लाइक हमारे टेस्ट में बहुत, तो इसके वजह से वो हेल्पफुल हो गया था टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके एंड ऑर्गेनिक में एमएस जॉन इज वेरी नाइस, मतलब Okay. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट एमएस जॉन इज इट इज सो रेलेवेंट टू जेईई एडवांस एंड सो गुड। मतलब एमएस जॉन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन ऑर्गेनिक। तो आपने मतलब बट किसी बुक को कंप्लीट नहीं सोल्व किया है जो है? किसी को नहीं कंप्लीट सॉल्व किया, Okay. टाइम ही नहीं है उतना। ओके ओके, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हम जब इनिशियल फेज में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पे कितने टाइम देना चाहिए जो है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है जो है, तो कैसे आप टाइम अलॉट कर सकते हैं क्वेश्चन पे? आई बी ऑनेस्ट, मेरे पास भी इसका प्रॉपर जवाब तो नहीं होगा। फिर भी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हाँ, इसमें? जी। मेरा एक्सपीरियंस रैंडम ही होता है, मतलब इफ आई एम डूइंग वो टाइमर बेस्ड सॉल्व कर रहा हूँ, फिर तो एग्जाम की तरह दे रहा हूँ, तो Okay. 3 मिनट से ज्यादा तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर नीचे के खत्म हो जाएंगे। लर्निंग बेस्ड है तो
आई गेस मोर मूड अनुसार होता था, मतलब कि अगर लग रहा है कि बस वेस्टफुल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, मतलब जो भी मेरे अटेम्प्ट्स है दे आर, मतलब जैसे जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको समझ आता है ना कि वेदर आई एम गेटिंग क्लोज टू गेटिंग एन आंसर या फिर जस्ट कुछ बन ही नहीं रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, जीरो क्लू है। तो अगर एकदम जीरो क्लू है तो 5 मिनट के आगे तो आई विल नॉट सर्च फॉर मोर क्लूज, मतलब तब तो मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ या Okay. पूछ लेता हूँ। बट Okay. अगर लग रहा है कि मतलब लग रहा है कि हाँ जस्ट वगैरह नहीं आ रहा है, आई गेस थोड़ा सा इसको स्विच करेंगे तो शायद आ जाए, तो इन दैट केस आई वुड गिव मोर टाइम, एंड फिर उसमें तो लाइक वो स्विच करते करते कभी कभी तो एक क्वेश्चन आधा घंटा भी ले लेगा। Okay. तो हाँ, इट इज प्रीटी मच डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन कि अगर क्वेश्चन में जीरो आइडिया आ रहा है तो ऑफकोर्स जीरो, आधा घंटा दिमाग को बिना स्ट्रेस डाले तो नहीं बैठना है। बट अगर लग रहा है कि कुछ आ रहा है बस थोड़ा सा हो जाएगा तो आई वुड गिव टाइम टू इट। ओके, तो इसमें भी अब एक है कि सिंस आप तो ऑलरेडी कोचिंग में ही वर्किंग करते थे, बच्चों को जब डाउट होता है तो उस क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते थे या ऑनलाइन सर्च करते थे या डायरेक्ट टीचर से पूछ लेते थे जो डाउट वाले क्वेश्चन होते थे, क्या करते थे, आपका क्या है? जनरली बहुत बार टीचर्स से पूछते थे, बट दोस्तों के साथ डिस्कस करना वो समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू फाइंड बेटर। मतलब इट इज लाइक दोस्तों के साथ जब यू डिस्कस अ क्वेश्चन वी यूज्ड टू जनरलाइज इट अ लॉट, एंड दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा आइडियाज आते थे। इट वाज सम आइडियाज जो ऐसा टीचर भी एक अकेले नहीं सोच पाए, तो जनरली जो दोस्तों के साथ डिस्कशन होता था दैट यूज्ड टू बी वेरी नाइस, एंड मेरा पीयर ग्रुप वाज आल्सो वेरी नाइस, लाइक ओके, हाँ आई हैड अ वेरी नाइस पीयर ग्रुप। तो उसके बाद से दोस्तों के साथ डिस्कशन वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल इन माय केस। ओके, मतलब ये डिपेंड कर रहा है पीयर ग्रुप पे पीयर कि- ग्रुप कैसा, मेरा पीयर ग्रुप वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी नाइस। ओके ओके ओके, अगर अगर नहीं पीयर ग्रुप अच्छा है तो मालूम चला दोस्तों के साथ पढ़ाई छोड़कर कुछ और पढ़ाई छोड़ के discuss- टाइम पास हो रहा है। Time pass ऑल हो वर रहा है। वेरी सीरियस अबाउट जेई प्रिपरेशन एंड आईआईटी एंड हाँ। ओके ओके, गुड। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने जो है देख लिया कि क्वेश्चंस कौन से रेफरेंस बुक करने चाहिए मटेरियल के अलावा जो है। नाउ नेक्स्ट आता है कि जब हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे पे होती है धीरे धीरे प्रेशर जो है बढ़ते जाता है, जैसे से बहुत। सिलेबस बढ़ता जाता है तो बच्चों को जो है जो पीछे का पढ़ा हुआ है वो भूलता जाता है जो है, हाँ। और आगे भी इतनी चीज़ आती जाती है। तो ये आपके साथ कैसा होता था कि क्या आपको पीछे की चीज़ याद रहती थी? तो क्या आपने इसके लिए प्लानिंग किया कि हाँ, कि जब 12 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जब जेई का जो है, तो आपको 11th भी सब पूछ रहा है जो है, हाँ। तो क्या आपकी प्लानिंग थी इसकी जो है कि कोई भी चीज़ पढ़े वो भूले नहीं जो है, क्या करते थे इसके लिए जो है? मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा इशू होता था। मतलब पुराना केमिस्ट्री में लिटिल लोड जाता था, फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें देयर आर सर्टेन नीश टाइप की स्ट्रैटेजीज और मेथड्स, या मैथ्स में भी तो वो टेक्निक्स भूल गए, आगे के चैप्टर्स जब आए पुराने भूल गए, तो मुझे तो बहुत इश्यूज होते थे। तो हाउ आई यूज्ड टू डील विद इट वाज, मतलब पहले तो प्रेशर बहुत ज़्यादा ही होता था। वन Okay. वाज क्यूमुलेटिव, अभी तक का पूरा सिलेबस, एंड वन वाज पार्ट टेस्ट। एवरी वीक? एवरी वीक देयर यूज्ड टू बी 2 टेस्ट ऑन Okay. संडे। तो पार्ट टेस्ट वाज जो अभी पढ़ा है बस वो टेस्ट होता था, तो उसमें आई डिडंट यूज्ड टू हैव एनी इशू। जो क्यूमुलेटिव होता था उसमें तो वाट लगती थी। ओके, हाँ मतलब बहुत इशू होता था, कुछ याद ही नहीं होता था। तो एंड इट इज लाइक क्यूमुलेटिव के लिए पढ़ना यूज्ड टू बी अ बिट फ्यूटाइल, क्योंकि फिर यू यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज पार्ट टेस्ट का सिलेबस, क्योंकि पार्ट टेस्ट में जो लर्न कर रहे हो उसको भी अच्छे से करना पड़ता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि रिवीजन क्यूमुलेटिव से ही कर लो। मतलब वो क्यूमुलेटिव क्या टेस्ट आया, उसमें नंबर तो खराब आ गए, मतलब बहुत कम आएंगे, बट अब जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको जस्ट पढ़ लो। मतलब जैसे ओके, जैसे मान लो लिक्विड सोल्यूशन का कोई सवाल आया जिसमें इन डेप्थ राउट्स लॉ पे कुछ टेस्ट हो रहा है। अब राउट्स लॉ तो मुझे पता है, तो अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशंस खुद से रिवाइज करने जाऊंगा तो लाइन से राउट्स लॉ रिवाइज करो, फिर हेनरीज लॉ रिवाइज करो, वो टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि राउट्स लॉ पता है मेरे को। बट वो जो राउट्स लॉ पे स्पेशल क्वेश्चन था, इट वाज समथिंग टफ जो मेरे से एग्जाम में नहीं हुआ, तो आई नो कि मुझे ये एग्जैक्ट आइडिया रिवाइज करना है, तो बस वो आइडिया जाके पढ़ लो। तो आई यूज्ड टू डू कि जो क्यूमुलेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं बने उनके थ्रू रिवीजन कर दो, बिकॉज दे यूज्ड टू बी सम आइडियाज जो अच्छे आइडियाज होंगे और जो तुम्हें याद नहीं होंगे, तो वो रिवाइज कर लो। बट हाँ, ये सिस्टम भी इतना वर्क नहीं करता। मतलब इट इज लाइक टिल एंड ऑफ फेज 1, मतलब जब सितंबर में था आई यूज्ड टू फील वेरी नर्वस अबाउट पुराने टॉपिक्स जो याद नहीं है। इट आफ्टर फेज 2 इट बिकेम प्रीटी क्लियर टू मी, जो मेरा दिसंबर एंड तक था द फेज 2, जिसमें वी जस्ट रिवाइज चैप्टर्स क्विकली, तो उसके बाद इट बिकेम स्ट्रांग। ओके, तो मतलब आपकी जो वे थी पूरी, मतलब तीनों फेज में सेम वे आपने यूज़ किया कि क्वेश्चंस के थ्रू जो आते थे उसी से रिवाइज करते थे? नहीं, फेज 1 में ये किया। फेज 1 में जो क्यूमुलेटिव में क्वेश्चंस आते थे उससे रिवाइज किया। फेज 2 में वो हो जाता है, मतलब इट इज लाइक फेज 2 में जब दूसरी बार पढ़ रहा था मैं, पुराने याद रह रहे थे, पुराने आइडियाज याद रह रहे थे। ओके ओके ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड।
तो ये मतलब मैक्सिमम बच्चों का यही कंप्लेन होता है कि सर जो मैं पढ़ता हूँ ना भूल जाता हूँ, नहीं ये रहता होता है एंड ये सब फेस करते हैं, इट इज एन And- इशू जो बहुत ज्यादा इशू बट होता इसमें है। मुझे जो स्मार्ट वे जो आया ये बहुत पावरफुल है कि क्यूमुलेटिव जो टेस्ट होते हैं हाँ, उसके जो क्वेश्चन गलत हुए उससे करो। रिवाइज करो, वेरी स्मार्ट टेक्निक है, दिस इज स्मार्ट टेक्निक, और अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे हाँ तो आपके नॉलेज और इन्हांस हो रहे हैं जो है, हाँ दैट्स गुड। एंड पूरा चैप्टर पूरा वेस्टफुल रिवीजन नहीं कर रहे हो आप एक चैप्टर का जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यू आर Yeah. जस्ट डूइंग वो आइडिया जो क्वेश्चन में आया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ। यस, तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट ये है कि जैसे हमने रिवाइज भी कर लिया और तैयारी भी हो गई जो है, कभी आया ऐसा समय कि लगा कि यार टफ है, मेरा रैंक आया कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ डाउट हुआ अपने आप पे जो है, कभी ऐसा फेज आया क्या? बहुत बहुत ज्यादा बार आया है। मतलब जब आईओए हो गया था उसके बाद तो इतना सिलेबस पीछे पड़ा था यहाँ। लाइक मेरा जब आईओए खत्म हुआ था इट वाज लाइक फेज 2 के स्टार्ट में था, तो इट वाज लाइक मेरे दोस्तों का रिवीजन तक चालू हो गया था एंड आई वाज क्लूलेस अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। तो हाँ, टेस्ट में ऑफ कोर्स नंबर नहीं आएंगे, रिलेटिव परफॉर्मेंस भी गिरेगा क्योंकि बाकी लोग आ गए, तो दैट मेक्स यू प्रीटी सैड। एंड ये ऐसा नेगेटिव फीडबैक लूप चला जाता है ना, मतलब टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, डिमोटिवेशन आ रहा है, कम और जा रहे हैं नंबर। तो हाँ, इट इज लाइक यू लर्न टू मूव ऑन। मतलब कैसे कैसे हैंडल किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है। इट्स प्रीटी टफ। यू जस्ट मतलब you just have to learn to move on कि when a test is coming it is the most important thing you need to prepare for it, but when it is gone मतलब ये एटीट्यूड लाना, कहना इज वेरी इजी, लाना इज वेरी टफ। मतलब नहीं हो पाता है, बहुत डिमोटिवेशन लगता है जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं, बट यू नीड टू लर्न टू मूव ऑन कि find out what were some things which you need to improve in yourself, in your question attempting strategy, in your learning ways. You need to get improvements, वो extract that from the test, and जो negative feelings है कि नंबर कम आ रहे हैं, ये हो रहा है, उसको try to just drop that thing. Try to take the test more like a learning experience. मतलब बोलना बहुत आसान है, करना बहुत ज़्यादा टफ है, डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। एक और प्रॉब्लम मैं देखता हूँ बच्चे फेस करते हैं, पीयर प्रेशर्स, कि यार दोस्त अच्छा कर रहे हैं और सिंह कोचिंग तो पैन इंडिया कोचिंग होती है, आपसे बेटर किसी और कोचिंग कहीं और सेंटर का कर रहा है जो है, तो एक तो आसपास के दोस्तों का पैन इंडिया अगर टेस्ट हो रहा है तो वहाँ का भी, तो ये कैसे मतलब बहुत handle ज़्यादा करते होता है, थे? मतलब पैन इंडिया रिजल्ट कंपैरिजन होता है, तो एंड इट यूज्ड टू बी दैट देयर वाज अ सिस्टम जिसमें ऐसा होता है कि आफ्टर द टेस्ट एक हमारी मैम होती थी, प्रमिला मैम, वो पैन इंडिया जो टॉपर है उसका रिजल्ट सामने खोल के और हमारा क्वेश्चन का अटेम्प्ट सामने खोल के कंपेयर करती कि तुम्हारा ये गलत क्यों है, इसका क्यों सही हुआ। वी यूज्ड टू हैव दिस लेवल ऑफ कंपैरिजन पैन इंडिया। ओके, तो हाँ, इट इज लाइक ऑफ कोर्स खराब भी लगता है बहुत बार, बट आई डोंट नो, इट यूज्ड टू बी समवट हेल्पफुल एज वेल कि थोड़ा यू आर गेटिंग कि व्हाट आर सम इनसाइट्स जो दूसरे लोग सोच पाए एंड तुम सोच नहीं पाए। यू गेट टू नो कि हाँ दूसरे लोग भी सोच पाते हैं। अब इसको हैंडल तो हाँ मुश्किल है, मतलब लाइक यू कैन टेक इट प्रीटी नेगेटिवली एज वेल कि यार मुझे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। लाइक कंपैरिजन की फीलिंग ऑफ कोर्स एवरी टाइम इट हर्ट्स, इट इज पिंचिंग, बट इट इज मोर लाइक यू टेक इट पॉजिटिवली। मतलब उसको पॉजिटिवली लर्निंग की तरह देखो कि ठीक है, मैंने गलत किया है, मेरे से गलती हुई है, ये सीखना पड़ेगा। ओके, ये भी इट इज टफ टू डू दैट, बट हाँ इट इज लाइक डोंट टेक कंपैरिजन नेगेटिवली, टेक इट पॉजिटिवली कि यार ये कर रहा है तो मोटिवेट हो कि यार मैं भी ये करता हूँ। ओके, जैसे हमारे बैच में लाइक ऑल ऑफ देम वर प्रीटी कॉम्पिटिटिव, ऑल ऑफ देम वर प्रीटी गुड एट स्टडीज, बट वी डिडंट टेक द कंपटीशन नेगेटिवली। ऑल ऑफ अस वर वेरी पॉजिटिव इन कंपटीशन कि यार अगर मुझसे कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं हेल्प करूंगा दूसरे को, उससे अच्छा हो रहा है तो वो भी मुझे हेल्प करता था कि ऐसे कर, इससे बेटर हो। तो इससे सब लोग एक साथ दे वर गेटिंग अपग्रेडेड। ओके, तो एक मतलब पॉजिटिव हाँ। एनवायरनमेंट बना के, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जब होता है तब तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, लॉन्ग टर्म तक नहीं चल नहीं सकता चल है पाता, नेगेटिव। बहुत इश्यूज होते हैं। तो हमारे यहाँ आई वाज वेरी लकी, माय पीयर ग्रुप वाज प्रीटी कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव। ओके, इसमें भी एक होता है मैं आगे और बढ़ रहा हूँ इसमें जो है कि बच्चों को ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यार कितना एग्ज़ाम देना चाहिए, जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में जो है कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम कंटिन्यूस पर डे एग्ज़ाम देते थे जो है, तो ये आखिरी मोमेंट पे जो हम अब आखिरी मोमेंट पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे होना चाहिए, मतलब पर डे एग्ज़ाम देना चाहिए जेई, क्योंकि जेई मेंस भी होता है, जेई एडवांस भी होता है, तो पहले ये बताइए कि जेई मेंस और जेई एडवांस में कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेंस में भी अच्छी रैंक है, इट वाज 19 रैंक, मतलब वेरी गुड रैंक। तो आपने मेंस और एडवांस ये कैसे बैलेंस किया और एग्जाम कैसे देना चाहिए मेंस एडवांस के लिए, कैसे डिफरेंशिएट करें जो, तो क्योंकि दोनों की माइंडसेट लिटिल बिट थोड़ा सा बहुत अलग है जो है। हाँ। तो ठीक है, मैं पहले मेंस का बताता हूँ मैंने क्या जी। किया। तो सबसे पहले मेन से भी पहले आई हैड अ लॉट ऑफ टेस्ट, मतलब हर दिन एग्जाम दे रहा था।
तो मेंस से पहले भी हर डे हर दिन देते थे। फिर उसके बाद जब मेंस खत्म हुआ उसके बाद नॉर्मल पढ़ाई एंड एक वीक में एक एग्जाम, एंड फिर जब एडवांस आ गया तो हर दिन एग्जाम, वैसा हुआ था Okay. हमारा। तो हर दिन एग्जाम देना का वही था कि टेस्ट स्ट्रेटेजीज में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। Okay. एंड एक चीज जो व्हाट आई डिड वाज कि पीवाईक्यूज को भी एज एग्जाम हमने दिया। मतलब जेईई मेंस के 2024 में जितने भी पीवाईक्यूज हुए हमने सारे एज एग्जाम्स दिए। Okay. तो उसमें इट वाज सो, मतलब ऐसा होता था जैसे नवंबर में भी अगर कोई मुझे बोलता कि कल तुम्हें जेईई मेंस लिखना है, मतलब Okay. आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, तुम्हें कल जेईई मेंस लिखना है, आई वुड फील प्रीटी नर्वस। मतलब मुझे एक ऐसा नर्वसनेस वाला फीलिंग आएगा जब मैंने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स एज एग्जाम्स लिखे, उनमें अपना स्कोर देखा कि अच्छा आ रहा है, आई एम एबल टू परफॉर्म अप टू माय पोटेंशियल, उसमें देखा कि आई कैन स्कोर वेल। एंड ये भी एक चीज नोटिस की कि आई डोंट नीड टू रिमेंबर एवरी स्टफ व्हिच आई हैव स्टडीड इन माय लाइफ टू क्रैक द एग्जाम। मतलब आई कैन इवन डेड्यूस स्टफ ड्यूरिंग द एग्जाम। मतलब प्रेशर में भी आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो मुझे शायद याद नहीं है मैं उनको याद कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, एट नो पॉइंट योर प्रिपरेशन वुड बी परफेक्ट। Yeah. एंड इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम के अंदर जब मैं जाऊंगा हॉल के अंदर, माय प्रिपरेशन शुड बी परफेक्ट, बट वो नहीं हो पाता है। एंड एक कॉन्फिडेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं है, फिर भी तुम एग्जाम परफेक्ट कर पा रहे हो, यू आर एबल टू स्कोर गुड, वो पीवाईक्यू से आता है। मतलब Okay. पीवाईक्यू का पूरा वो एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द पीवाईक्यू का स्कोर, उस पे चेक करना कि कैसी परसेंटाइल आएगी एंड क्या होगा, दैट गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आई कैन डू द एग्जाम वेल एंड आई डोंट नीड टू बी ऐसा डॉट परफेक्ट टू गेट अ गुड स्कोर इन द एग्जाम। द imperfect preparation which I have till now, उस पे भी I can do well in the previous years, तो हाँ I can do well in the exam as well। and ये previous years ही कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोचिंग का कैसा भी वेल रेप्लिकेटेड मॉक टेस्ट हो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि मैं मेंस अच्छा कर पाऊंगा या एडवांस अच्छा कर पाऊंगा। जो एग्जैक्ट पीवाईक्यू है वो जो कॉन्फिडेंस देता है, दैट इज जस्ट अनदर लेवल का। तो आपने जेई मेंस का पूरा 24 वाला पीआईक्यू दिया था। हाँ, एंड तो वो एलैप्स हो गया, तो उसके बाद 23 के भी स्टार्टिंग के 2-3 दिए थे। ओके। हाँ तो ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरी अच्छी रैंक आने वाली है। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस दे दिया ना उसने, तो उसके अच्छे पेपर में देन आई वाज कॉन्फिडेंट फॉर द एक्चुअल जेईई मेंस। मुझे उस टाइम नर्वसनेस नहीं हुई। ओके, एंड व्हाट अबाउट फॉर जेई एडवांस? जेईई एडवांस आल्सो सिमिलर, उसमें भी सारे पीवाईक्यूज एज पेपर्स ही मैंने लिखे थे। कितने साल का पीआईक्यू दिया था आपने? 17 से 17 से 24 तक के सारे एज पेपर्स लिखे थे। ओके ओके। हाँ, इट इज लाइक मेंस में। और ये क्या क्या था मैंने, जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री इट्स समथिंग जो याद ज्यादा रहती नहीं है ना, तो आई यूज्ड टू डू मेंस के पीवाईक्यूज, मतलब बिफोर 23 वाले मैंने बुक से सारे सॉल्व किए थे फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ओके। फिजिकल के टाइम नहीं था, मतलब क्या है, एडवांस के तो सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही है। अब ओके, मेंस जो ओल्ड जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो सब भी आपने सोल्व किया था कि नहीं, छोड़ दिया था? नहीं, उतना तो नहीं किया था। 2000 तक के सारे किए होंगे शायद। ओके ओके। एंड अगर कुछ एक दो अच्छे होंगे वो तो कोचिंग के टेस्ट में आ गए होते हैं, मटेरियल में आए होते तो तब जी, किए वो आ होंगे। जाते हैं। हाँ, बट पीवाईक्यू बुक पकड़ के सॉल्व करना तो मैंने 2000 से ही किया होगा। हाँ, ओके ओके जितने उनकी वेबसाइट पे। हाँ, ओके। तो हाँ, आई वाज सेइंग कि एडवांस के तो सारे पीवाईक्यूज करने हैं, मेंस के पीवाईक्यूज कैसे करने हैं उस पे मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेंस के तो बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड या बहुत कम बहुत यूजफुल है, इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है मेरे लिए। तो जैसे मैथ्स में जो मेरे वीक चैप्टर्स है, जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इस पे आई नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ केस काउंटिंग वाला चीज। मतलब पीएनसी में केस काउंटिंग बहुत सारी होती है, उसमें आई यूज्ड टू मेस अप, एक के फैक्टर से ऑफ हो गया, कुछ ऑफ हो गया, कोई केस मिस हो गया। तो उसमें मेंस के पीवाईक्यूज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो सारे ऐसे ही थे जिसमें मैनुअल काउंटिंग बहुत हैवी है। एंड उसकी वजह से मेंस के मैंने ये जो चैप्टर्स मेरे मैथ्स के वीक है, जिनमें फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, जिनमें मैनुअल हार्डवर्क बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, वो मैंने मेंस के सारे पीवाईक्यूज कर लिए। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया मैथ्स में कि मैनुअल ये जो हथौड़े वाली सॉल्विंग होती है ये मैं कर सकता हूँ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के किए, फिजिकल के उतने नहीं किए, क्योंकि फिजिकल में जनरली मेंस के क्वेश्चंस आर कैलकुलेटिव इंटेंसिव बहुत सारे होते हैं। तो फॉर पर्पस ऑफ दैट एक दो चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत गंदे कैलकुलेशन वाले सवाल पूछते हैं, उसके लिए मैंने मेंस के पीवाईक्यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर लिए थे, बट बाकी चैप्टर्स में मैंने उतने नहीं किए। बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे किए, क्योंकि मेंस इतने रैंडम कुछ फैक्ट्स पूछ लेता था, तो वो पीवाईक्यू में जब ऐसा सॉर्ट ऑफ गलत हो गया तो वो याद रह जाता है। तो थ्रू दोस पीवाईक्यूज मुझे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत फास्ट रिवाइज हो गया था मेंस के पीवाईक्यूज में। एंड फिजिक्स में भी जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इनके मैंने मेंस के पीवाईक्यूज किए। तो मेंस के पीवाईक्यूज आई डिड सॉल्व फॉर एवरी चैप्टर और एवरीथिंग। मैथ्स में आई डिड नीड वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज जो चैप्टर्स में चाहिए था। फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स के थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे उसके लिए आई डन। एंड केमिस्ट्री में आई डन फॉर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कि वो याद हो जाए। ओके। एंड एडवांस के लिए आपने 17 ऑनवर्ड पेपर वाइज किया था। हाँ। और 2000 लेकर 17 तक आपने टॉपिक वाइज, हाँ। चैप्टर वाइज कर लिया था आपने। हाँ, पूरे सॉल्व किए थे। ओके ओके ओके। नाउ मेरा एक इसमें कंसर्न है कि जैसे आपने पीवाईक्यू सोल्व कर लिया और साथ में मॉक टेस्ट भी दिया जो है, और आपको कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ जो। अब ये बताइए मुझे कि जो माइंडसेट है, क्योंकि आप आपके जो पीयर ग्रुप्स थे
तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक्स आए हुए हैं जो है, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है, जो मतलब कोई मान लीजिए 100 रैंक ला रहा है या 31 रैंक ला रहा है या 1 रैंक ला रहा है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है माइंडसेट में, मैं वो जानना चाह रहा हूँ थोड़ा, कि मतलब अच्छा। थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपके पीयर्स ग्रुप सारे रेंज में है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट नहीं है फर्क, मतलब हमारे भी जितने पीयर ग्रुप है वी हैव मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे जो टॉप 150 है, आई वुड से दे ऑल हैव द सेम सीरियसनेस, दे ऑल हैव द सेम माइंडसेट, दे ऑल हैव सेम नॉलेज, टू बी वेरी रफली ऑनेस्ट। इट इज उस दिन एग्जाम में जो जिसका हो गया, बस वही फर्क है। इट्स लाइक वी ऑल्सो यूज टू गेट अ लॉट ऑफ शफल ड्यूरिंग द इंटरनल टेस्ट, कभी कोई एक ऊपर कभी कोई दूसरा ऊपर, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं विच आर जस्ट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। जो टॉप पे होगा शायद हो सकता है ही इज क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, कुछ ऐसे भी होते हैं कि ही इज क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड फिर भी ही इज नॉट टॉप पे, ही इज समथिंग लाइक 50th पे पहुंच गया। तो इट इज लाइक उस वक्त जेई के एग्जाम ने कैसे टेस्ट किया आपको, क्या पूछा उसने, जेई के एग्जाम के वक्त आपका प्रेशर कैसा था, माइंडसेट कैसा था, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जो टॉप 150 का शफलिंग होता है। आई वुडंट से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ माइंडसेट डिफरेंस इन दैट। ओके। एंड एक और मुझे इससे रिलेटेड है कि जैसे एक आप जिस कोचिंग में पढ़े हैं उसका एक अपना सिस्टम है, एक कोटा सिस्टम भी है, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कोटा में पढ़ा था, हाँ। तो उसका भी एक अपना सिस्टम है। और नाउ डेज कोटा इज ऑलमोस्ट डाउन, बट देखेंगे कि इस ईयर आपके ईयर कोटा से जो है AIR 1 आया जो है। तो ये बताइए, जो कोचिंग का सिस्टम है इससे कैसे फ़र्क पड़ता है, मतलब कौन सी सिस्टम, एक सिस्टम से तो आप वाकिफ़ हैं कि ये सिस्टम है, दूसरे सिस्टम को आपने सुना होगा कि ऐसे भी होता है जो है, तो क्या बेटर है, कैसे, मतलब थोड़ा मैं चाहता हूँ हाँ, कि लिटिल बिट कोटा का मैंने जो सिस्टम सुना है, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो पता नहीं हाउ मच बेटर इट वुड बी और हाउ मच वर्स इट वुड बी। आई कैन डिस्क्राइब एंड मतलब इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अ गुड रैंक, मतलब एवरी वीक टेस्ट, एवरी वीक आफ्टर द टेस्ट उसका इंटेंसिव एनालिसिस, ऑल इंडिया एनालिसिस, प्रीटी इंटेंस। जितना मैंने कोटा का सुना है, दे आर समवॉट अ बिट मोर चिल्ड देन दिस, या मतलब उनका इतना ज्यादा रिगरस नहीं होता है। एंड उन्होंने भी अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किए, मतलब Kota se bhi this year they have produced a lot of ranks. Many of my या batchmates at IIT Bombay CS are from Kota, या and they are also pretty smart. They have also developed a lot of good skills. So I don't think that there is one system which exceeds or is superior to the other system. And हाँ, मतलब I have just experienced one, तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। And या दूसरे के I have seen successful people, तो I know that that system is also pretty successful. ऐसा नहीं कि this super exceeds or is superior to that. Even though it sounds कि ज़्यादा hard work डाल रहे, ज़्यादा rigorous हो रहा है, तो शायद better होगा. But maybe you don't have to be so rigorous, मतलब थोड़ा chill करके also if you prepare it helps, and we have seen results with that as well. ओके। तो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्या ये बताइए, क्या एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है, आपकी तरह बन सकता है, क्योंकि ये वीडियो एक टॉपर भी देख रहा होगा और एक एवरेज बच्चा भी देख रहा होगा, और जब कोई देखता है ना किसी को, तो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है जो। तो हाँ। क्या एक एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है, हाँ, और मतलब अगर बनना चाहे तो कैसे बने? हाँ, आई वुड ऑनेस्टली से कि जो ये टॉपर एवरेज वाला चीज होता है, इट इज मतलब नॉलेज का डिफरेंस होगा ही नहीं, इट वुड बी मोर लाइक एक माइंडसेट का डिफरेंस। मतलब मैं ऐसा बताता हूँ, सबको डिफिकल्टी फेस होती है, कुछ टफ होता है हमें, मतलब अगर मैं टॉपर हूँ तो मुझे भी समझ नहीं आता है। वी ऑल्सो गेट ह्यूमनली डाउट, जो डाउट आते हैं सबको आते हैं, मुझे भी वो आते हैं। इट्स जस्ट दैट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डाउट दबा देते, दे थिंक कि मैं ये पूछूंगा बाकी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वन थिंग इज कि आई वुड नेवर थिंक लाइक दैट। अगर मुझे डाउट आ रहा है तो मैं पूछूंगा कि हाँ मुझे ये डाउट है, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज। आई एम प्रीटी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई प्रिपरेशन। मुझे अपनी प्रिपरेशन के वक्त टुवर्ड्स ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, कि इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, कि अगर मुझे नहीं समझ आया आई शुड बी बोल्ड इनफ टू से मुझे नहीं समझ आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज लाइक एवरी लर्निंग का जो कर होता है वो इट इज समथिंग लाइक इनिशियली यू पुट एफर्ट, कट ऑफ तक कुछ नहीं दिखेगा, यू विल सी जीरो प्रोग्रेस, आउटपुट जीरो दिखेगा, बट आपने प्रोग्रेस बहुत ज्यादा डाला है। उसके बाद लर्निंग स्टार्ट होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये जो थ्रेशोल्ड वाला है, थ्रेशोल्ड के बीच में दे ड्रॉप्ड इट, वो नहीं करना है। मतलब यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड इवन इफ यू आर नॉट सीइंग एन आउटपुट। मतलब भाग नहीं सकते हो तो चल लो, चल नहीं सकते हो तो जस्ट रेंग लो। तो इट्स लाइक उस थ्रेशोल्ड तक एफर्ट डालो, उसके बाद आउटपुट भी दिखेगा, बट तब तक एफर्ट डालते रहना है। तो आई गेस दैट इज अ मेजर डिफरेंस इन द माइंडसेट, कि लोग छोड़ देते हैं जब टफ लगने लगती चीजें, एंड वी कीप द परसेवरेंस देयर कि नहीं, एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, मतलब एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जेई क्रैक करना है, आईआईटी में अच्छी रैंक लानी है, तो दिख नहीं रहा हो रास्ता, फिर भी आप करो, करो। एंड तक ट्राई करो जो। हाँ, एंड इट विल नॉट बी परफेक्ट, मतलब इधर से इधर जाना है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट वुड बी समथिंग, पाथ में बहुत सारे होंगे, यू हैव टू गो लाइक दिस देन दिस, जस्ट चलते रहो, जस्ट कीप मूविंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन।
even though it will not be something a perfect walk. It will never be a perfect walk. ओके। और ये बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी, क्या कुछ है रिग्रेट करते हैं कि यार ये मेरी मिस्टेक थी, अगर ये मिस्टेक नहीं होती तो मतलब मैं और कुछ कर सकता था, बिकॉज स्टिल आपकी रैंक इतनी अच्छी है, बट कुछ मिस्टेक था, अगर मिस्टेक नहीं करते तो कुछ चेंजेस I होता wouldn't या ऐसा call नहीं है? this a mistake, but हाँ, अगर मैंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड नहीं किया होता तो मे बी आई वुड हैव बीन एबल टू गेट अ बेटर रैंक, क्योंकि उसमें मेरा बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट गया. बट ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू दैट. इट इज नॉट अ मिस्टेक. मतलब सी, जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन होता है, इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जेई, एंड इट इज अ वेरी हाई स्टेक्स गेम. मतलब ऐसा है, अगर आप टॉप 5 में आ गए तो इट इज Yeah. सक्सेसफुल. अगर नहीं आए तो यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड प्रिपरेशन बहुत खराब चली जाएगी उसके बाद. तो Okay. the Olympiad dream is majorly fueled by passion. मतलब passion है, and that you want to feel that, you want to have that feeling कि मैंने इंडिया को represent किया at an international stage. तो उसकी वजह से it was out of that passion, it was out of that fire in me कि हाँ, मुझे इंडिया को represent करना है. I did this, and that compromised मेरा जेई का preparation. थोड़ा जेई का रैंक भी शायद उसके वजह से कम आया होगा. Okay. But I wouldn't call it a mistake because I was able to represent India at that international stage. It was a completely different feeling, and I wouldn't regret it any time in my life. ओके। तो ये बताइए, जनरली जब बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है तो आपने ओलंपियाड की तैयारी, मतलब बचपन से आपको इंटरेस्ट था, 9th 8th से ही इंटरेस्ट था आपने, और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो क्या बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसे है, मेरे पास भी एक बच्चा है कि सर मैं फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ इंडिया के लिए जो है, तो हमने दिया कि यार चलो बेटा तैयारी तो करो। तो क्या ये बच्चों को ऐसे पैसन है और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसे करना चाहिए ओलंपियाड की तैयारी, बिकॉज वो बहुत अलग से टाइम डिमांड करता है जो है, तो क्या आपका सजेशन है, बिकॉज आप ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचे हैं? इट इज लाइक बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच फील होता है उसके बाद, बिकॉज यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू ओलंपियाड, एंड जेई से वो बहुत अलग चला जाता है एट दो स्टेजेस लाइक कैंप एंड इंटरनेशनल. इट जस्ट डाइवर्जेस फ्रॉम जेई. तो मतलब यू शुड बी वेल अवेयर. मतलब जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से बताया था कि अगर तुम ये करोगे यू विल जेपरडाइज अ लॉट ऑन योर. तो बट ठीक है, इन माई केस तो ये भी हो गया कि उन्होंने इतना सीरियसनेस से बताया, फिर भी आई वाज नॉट एबल टू रियलाइज दैट. तो हाँ, आई वुड जस्ट से कि वट एवर यू एक्सपेक्ट, जितना भी बुरा तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन हार्म होगी, उससे तो बुरी होने ही वाली है बिकॉज ऑफ ओलंपियाड. बट इवन आफ्टर दैट, इफ यू हैव दैट पैशन कि करना है तो डू इट. इट इज जस्ट फ्यूल्ड बाय योर पैशन टू डू इट. इट विल इम्पैक्ट योर जेई वेरी बैडली. मतलब क्योंकि मेरा बहुत इम्पैक्ट हुआ. मुझे ऑर्गेनिक अलग से बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट डालना पड़ा, मैथ्स में अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा. मतलब इट यूज टू बी लाइक वही 3-4 बजे तक काम करना पड़ता था, एंड इट जस्ट टर्न्स लाइफ अ लॉट हेलिश. मतलब इट बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था मेरा. तो हाँ, इफ यू आर रेडी टू स्टिल गिव टाइम टू इट तो करो, बट जस्ट नो इट कि जितना भी तुम खराब सोच सकते हो, इट विल इम्पैक्ट योर जेई प्रिपरेशन, उससे और भी खराब करेगा ये. ओके। तो मतलब ये डिपेंड करता है उसके पैसन पे कि Passion अगर इतना पैशनेट है कि थोड़ा खराब होगा तब भी चलेगा तो करो। हाँ. एक नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जनरली बच्चा जब जेई की तैयारी करता है ना, तो वो मैथ्स उसकी अच्छी होती है, फिजिक्स अच्छी होती है, और जनरली केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक पार्ट जाकर उसको डिफिकल्टी आ जाती है कि उसको रिएक्शन याद नहीं रहते हैं। तो ये कैसे आप मैनेज करते थे ये पार्ट जो है कि जो जैसे आपने बोला सॉल्ट एनालिसिस में इतने सारे क्वेश्चंस हाँ, जो होते हैं, तो रिएक्शन जो होते हैं, तो ये पार्ट क्या जो टीचर पढ़ाए उसी पे आप रिलाई किए या बाहर से भी आउटसोर्स हाँ, तो आपने किया? एक चीज आई वुड फर्स्टली लाइक टू से इज कि ये भी पीआईक्यूज का एक फायदा होता है कि वो आपको रेलेवेंस बताता है किसी भी चीज की. जैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो जेई में कोचिंग्स में चल रहा है, इट इज अ लॉट इररेलेवेंट. मतलब अगर आप मतलब बहुत सारा पार्ट बहुत इररेलेवेंट भी चला जाता है. इट इज लाइक अगर मतलब जैसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस, मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर गया था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, क्योंकि कोचिंग में नंबर नहीं आते थे, क्योंकि कोई भी रैंडम सवाल आ गया, रैंडम रिएक्शन पूछते थे, याद भी नहीं होती थी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि जेई में ये आएगा तो कैसे करूँगा. बट जब आप जेई के पीवाईक्यूज देखते हो, यू सी कि जेई आस्क्स बहुत नॉर्मल स्टफ इन ऑर्गेनिक. वो जानता है कि कोई भी रैंडम रिएक्शन होगी वो आपको शायद पता नहीं होगी. इट इज प्रीटी मच एनसीईआरटी बेस्ड एंड एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बस उतना है. तो पीवाईक्यूज से मुझे वो एक रेलेवेंस का आइडिया आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जितना रेलेवेंट स्टफ है उतना मुझे आता है. तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल पीवाईक्यूज देखने की वजह से. उसके अलावा वन थिंग वाज कि जैसे कोचिंग के टेस्ट के लिए तो पूरा ही पढ़ना पड़ता था, तो उसके लिए आई यूज्ड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इनऑर्गेनिक सॉल्व कर करके याद किया मैंने. ओके। जैसे वीके जैसा वाला है, उसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व किए. तो उसमें अच्छा, ये उसमें भी वो अच्छा है कि कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो शायद जेई ने बहुत बार टेस्ट किया होगा, या एक
इन जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर कोचिंग के भी क्वेश्चन में आएगा, वो बार बार पूछता है, वो उसको किसी हर तरह से टेस्ट करता है, तो इसके अच्छा वो याद हो गया। उसके अलावा कोटा क्वेश्चन बैंक द बुक विच आई सजेस्टेड, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें आई गेस दे प्रीटी मच कवर ऑल पॉसिबल क्वेश्चन जो आपने कहीं भी देखा होगा अपनी जिंदगी में इनऑर्गेनिक में। तो वो बार बार एक कॉन्सेप्ट को पूछता है, इसके अच्छा वो याद हो गया। तो इनऑर्गेनिक मैंने सॉल्व कर करके याद किए बहुत ज्यादा। ओके जैसे मैंने जेई मेंस की पीआईक्यूज भी बोले थे, जेई मेंस की पीआईक्यूज सॉल्व सॉल्व करके मैंने इनऑर्गेनिक याद की थी। ओके। सो नाउ आई विल मूव टू यू द कॉलेज लाइफ। सो आप आईआईटी बॉम्बे में सीए से पढ़ रहे हैं, तो कैसा है कॉलेज लाइफ? बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर राइट नाउ। प्रीटी मच Yeah. चिल कंपेयर टू जो जेई के वक्त था। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर अभी आई थिंक अबाउट मैं कैसे उस वक्त पढ़ता था, आई बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट स्टडी लाइक दैट एनी मोर। अब तो लाइक लेक्चर्स आर लाइक 3-4 घंटे होता है दिन का, बाकी फ्री टाइम होता है उसमें। लाइक यू आइदर इंजॉय, या फिर अगर लग रहा है कि कोई एग्जाम है जिसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए तो प्रिपेयर फॉर दैट। बट या आई एम एक्सप्लोरिंग माई पैशंस अ लॉट। मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलने लगा हूँ थोड़ा बहुत। अपार्ट फ्रॉम दैट, like I have interest in astronomy, तो astronomy club related activities में भी I engage myself a lot। तो हाँ, the life is pretty chill out there। मतलब पूरा टाइम पढ़ाई एंड जैसा जे के वक्त स्ट्रेसफुल होता है, it is nothing like that। तो जनरली पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा 2 साल पढ़ लो, आगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है कॉलेज में जो है। तो ऐसे सच्चाई है या ये फल्स होप दिया जाता है पेरेंट्स की वजह हाँ, से? मतलब I'll be honest, to this extent, मतलब ये ऐसा था कि जेई से एक दिन पहले मुझे लग रहा था कि यार कल तो लाइफ का गोल ही खत्म हो जाएगा। जेई Okay. एडवांस से एक दिन पहले आई वाज कि कल एग्जाम हो गया, उसके बाद अगर अच्छा कॉलेज मिला तो डन है, नहीं तो खराब है। मतलब आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन। इट इज लाइक इट इज सो एनग्रेव्ड इन आवर माइंड्स। बट लाइक जब जेई का रैंक आ गया एंड उसका कोचिंग का सेलिब्रेशन हो गया एंड वो हो गया, आई रियलाइज्ड कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब I still have to work hard in the college and मतलब it is not guaranteeing me a path to success। मतलब I still need to work hard। कॉलेज में भी अच्छा करना पड़ेगा। तो it is definitely not कि अब लाइफ सेट है, मजे ही है। But हाँ, it is like more or less you have a shaped path in front of you which if you follow properly you can get success। ओके। मतलब इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू कैन जस्ट से कि अब तो कुछ नहीं, अब तो बस मजे ही। देयर इज नो पॉइंट इन लाइफ एवरी टाइम। एंड अगर इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ऐसा कोई पॉइंट भी आ गया, देन देयर इज नो पॉइंट टू लाइफ, बिकॉज द पॉइंट इन लाइफ इज कि यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स समथिंग अ बिट, यू हैव सम गोल टुवर्ड्स व्हिच यू आर वर्किंग। अगर कोई गोल ही नहीं आपको लाइफ में करने को, तो इट वुड जस्ट बी म्यूंडेन फॉर यू। ओके। बट इतना जरूर है कि जो प्रेशर जेई के जी प्रेशर में था उतना तो वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बट अगर लाइफ में गोल है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में तो रहना पड़ेगा, हाँ। उसको प्रेशर झेलना पड़ेगा जो है। सो नाउ मैं पूछना चाहूँगा व्हाट इज योर गोल? क्योंकि आपने जब अभी बोला कि गोल नहीं है तो फिर लाइफ का कोई मतलब हाँ। नहीं है। सो व्हाट इज योर गोल राइट नाउ? टू बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट दैट डिटर्मिनिस्टिक कि मैं अभी किस चीज में जाऊंगा। मतलब क्योंकि मेरे इंटरेस्ट आर प्रीटी डाइवर्स। एस्ट्रोनॉमी में है, कोडिंग में है, एआईएमएल में भी है, डेटा एनालिसिस में भी है। तो आई हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट आई माइट एंड अप डूइंग। तो या आई वुड यूटिलाइज दीज 3 years 4 years ऑफ माई कॉलेज लाइफ इन डिसाइडिंग कि व्हाट इज समथिंग विच रियली अलाइंस विद माई पैशंस एंड माई नीड्स एंड क्या होगा। मे बी आई माइट go on to do something at an intersection of astronomy and computational astronomy में maybe I can go। I can even go into quantitative finance, which is something which is very आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहा है आईआईटी बॉम्बे सीएस के लिए। तो हाँ, my interests are pretty diverse and I guess I have 4 years to decide on that। तो मैं धीरे ही करूँगा, I will not hasten my decision। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। Thank you। एंड जैसा आप हार्ड वर्किंग है और डिसिप्लिन है, डेफिनेटली व्हाट एवर जो आपको गोल होगा डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एक हमेशा गेस्ट से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोई ऑडियंस देख रहा है और आजकल के डिजिटल एज में तो एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी अगर हेल्प लेना चाहता है, अगर वो कमेंट में लिखता है कुछ कि मुझे हेल्प चाहिए, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्प कर Sure, देंगे? sure, of course। ओके ओके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू वाचिंग दिस पॉडकास्ट। इस एपिसोड से तो मुझे यार बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे रियल जेई की तैयारी होती है, कैसे एक टॉपर का माइंड होता है, कैसे स्ट्रगल कर रहा है और उस स्ट्रगल फेज से आउट हो रहा है जो है। तो अगर लगता है कि ये एपिसोड आपके भी लाइफ में चेंज कर रहा है, या आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चाहते हैं ऐसे ही और पॉडकास्ट देखें, ऐसे एपिसोड देखें, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सो तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड।